हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज शुरू करते हैं हम बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर्स मॉडल शुरू करने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बोहर्स मॉडल बोहर ने क्यों इस मॉडल को प्रपोज किया था। मतलब कि ऐसी क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल में जिसकी वजह से बोहर मॉडल सामने आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स थे। तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, सबसे पहले था आपका इसका जो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो ड्रॉबैक्स में रदरफोर्ड ने क्या बताया था, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में था क्या। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये हमने देखा कि दिस इज एन मॉडल ऑफ एन एटम। तो एटम में क्या होता है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो मॉडल है ये काफ़ी सिमिलर है जो आपका सोलर मॉडल है। तो सोलर मॉडल में क्या होता है, आपका सन सेंटर में होता है और जो प्लैनेट्स है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक और चीज़ जो उन्होंने बताई थी वो थी आपकी इसका फोर्स। तो जो किस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो था आपका कूलम्बिक फोर्स। और जो आपका सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, तो वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। कूलम फोर्स क्या होता है हमारा, कूलम्बिक फोर्स होता है दिस इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, तो मैं इसको Fe लिख रही हूँ। तो ये है आपका कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, जबकि आपका सोलर मॉडल में क्या होता है, आपका ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मूव करता है। तो एफ जी क्या लिखेंगे, दिस इज कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। यहाँ पर Q1 Q2 जो चार्जेस है ऑफ द पार्टिकल्स हैं और रेडियस जो है ये कितने डिस्टेंस पर सेपरेशन है ये है। जबकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, M1 M2 दो मासेस है, दोनों का मास और दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो है रेडियस कैपिटल आर। तो यहाँ पर ये दोनों मॉडल काफ़ी सिमिलर दिखते हैं हमको। ठीक है, लेकिन जबकि इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो डिफरेंसेस क्या थे, पहला तो था कि जो न्यूक्लियर मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही स्मॉल मास है उनका, जबकि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का बहुत ह्यूज मास होता है। और क्या है, न्यूक्लियर मॉडल में जो है पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है वो न्यूट्रल। यहाँ पर दे मतलब प्लैनेट्स, प्लैनेट्स आपके जो है न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये है कि क्लार्क मैक्सवेल ने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स वो कंटिन्यूअसली लूज करते हैं अपनी एनर्जी। ठीक है, तो the charged particle moves under the influence of attractive force, loses energy continuously in the form of electromagnetic radiations। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा है एनर्जी एट एवरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ, जो यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है, फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। कंसिक्वेंटली क्या होता है कि जो ऑर्बिट जो है विल कम स्मॉलर एंड स्मॉलर। देखिए ये राउंड राउंड घूमते घूमते अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में ही फॉल कर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से स्टार्ट हुआ वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में ही फॉल कर रहा है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल करेगा, तो ये जो है एटम आपका कोलैप्स हो जाएगा। बट एक्चुअली में ये हो ही नहीं रहा है। तो इसका और ये जो हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको करने में ओनली 10⁻⁸ सेकेंड्स लग रहे हैं। तो मतलब इतने से टाइम में ही आपका एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो रदरफोर्ड मॉडल ने इस तरह से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि आपका क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है,
एक और चीज़ सोचने की है कि हम सोच ही क्यों रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं भी कर सकता, हमने मान लिया कि वो स्टेशनरी है। तो अगर वो स्टेशनरी है तब भी क्या होगा, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड आपके ऑर्बिट्स पे, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तो वो भी अगर वो एक ही जगह पर सिचुएटेड है, तो भी क्या होगा, वो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो इट विल कम बैक टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि वो एक आफ्टर सर्टेन टाइम जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। और ये भी अल्टीमेटली एक तरह का, फॉल भी ना करे तो अल्टीमेटली ये एक थॉमसन मॉडल बता देते हैं कि अल्टीमेटली थॉमसन मॉडल बन जाएगा, जबकि ये थॉमसन मॉडल हमारा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से इन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। तो एक और चीज़ जो रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं है वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी कंटिन्यूसली लूज कर रही है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो अपना स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम बन रही है जो कि कंटिन्यूस नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल की, जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की थी, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड करने, क्योंकि ये जो है ये ओरिजिनली हो रहे थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थे कि ये हो रहे थे, बट इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी रदरफोर्ड मॉडल। तो इसकी वजह से जो है आपका बोर्स मॉडल जो प्रपोज किया गया था वो आपका इम्प्लीमेंट हुआ और उसी को ही कंसिडर किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि बोर्स मॉडल में क्या पोस्टुलेट्स थे। ठीक है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल में सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो थे ये कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो हमने भी पढ़ा। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड circular orbits which have fixed value of radius and energy. These paths are called orbits. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ पे मूव करेंगे और उनका एक फिक्स्ड रेडियस होगा और एनर्जी होगी, और इन पाथ्स को बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है। और दूसरा बोला कि दीज ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, और दीज एनर्जी शेल्स आर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, KLMN के नेम से डेजिग्नेट किया जाएगा। के मतलब आपका जो शेल नंबर 1, L मतलब शेल नंबर 2, लाइक 3 4 इस तरह से। तो ये जो आपका मॉडल है ये दिख रहा है हमको यहाँ पर, देखिए ये आपका, ये हमें दिख रहा है, ये L, सेकेंड शेल L है, देन M, देन N। इस तरह से आपका फर्स्ट पोस्टुलेट डिस्क्राइब हुआ। जो सेकेंड पोस्टुलेट है हमारा वो है कि अगर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब एक अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे है तो वो जब तक अपनी इस ऑर्बिट पर है तो वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई चेंज इन एनर्जी नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका सेंटर ऑफ ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है। तो मैं मान लेती हूँ ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लाइक ये आपका के शेल में है। ठीक है, अब ये के शेल में जब तक रहेगा तो ये इस के शेल में रहेगा, तो जब तक ये इस शेल में रहेगा तब तक यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह की जो स्टेट को बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एनर्जी शेल पे है उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी शेल, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं इसको हम। ठीक है। और अलाउड एनर्जी स्टेट, या आप इसको मान लो स्टेशनरी स्टेट ही है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशनरी है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी रिवॉल्व करेगा, लेकिन वो इसी एनर्जी शेल में ही रहे, एनर्जी स्टेट में ही रहेगा, यानी के शेल में ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। तो ये जो होता है आपका, इससे पता चलता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो एटम है आपका स्टेबल है।
ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले आपका नॉर्मल जो मोमेंटम होता है वो क्या आता है, आपका लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं। पी क्या होता है, आपका मास इनटू वेलोसिटी। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इंटू डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या है आपका, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रही है, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है वी होती है हमारी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यानी उस ऑर्बिट पे जब वो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है आपके वी अपॉन आर। और क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आपका एम आर स्क्वायर इंटू वी बाय आर। यहाँ ये आर कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है आपका एम वी आर। तो ये आपका एम वी आर हो गया, ठीक है। दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अकॉर्डिंग है कि एंगुलर मोमेंटम अगर होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई है, तभी वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। यानी होल नंबर मल्टीपल मतलब एन की वैल्यू जो है 1 2 3 4 इस तरह की ही आनी चाहिए, होल नंबर, नॉट पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, या आपका आपका रेशियो में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है आपका वो ओनली वही ऑर्बिट आपका परमिट करेगा। और इसी को ही बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, इसको एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, अभी हमने जो एक्सप्लेन किया, मैंने अभी ये बताया आपको स्टेशनरी स्टेट के बारे में। जैसे कि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये आपका ऑर्बिट है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है, वो के शेल में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक और शेल है, सपोज करो मान लो ये एल शेल है, ठीक है, ये एल लेवल है। या ठीक है, मैं इसको मान लेती हूँ, ये आपका नंबर वन वन होता है, ये आपका टू होता है, इस तरह से हम लिख देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में बैठा हुआ है, तब ये स्टेशनरी स्टेट में है। मैं इसको एग्जांपल देकर बताती हूँ कि सपोज ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो उसकी वो जब यहाँ पर बैठा, वो एक स्टेशनरी लेवल पर है। स्टेशनरी स्टेट पर उसकी कुछ एनर्जी है, सपोज मान लो E1 है। हर लेवल की अपनी एनर्जी है, E1 E2 E3 E4। ये तो हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका हाइट पर डिपेंड करती है, मान लो वो पोटेंशियल एनर्जी ही ये E है, ठीक है। तो अब ये इस स्टेट पर है, E1 है, और इस स्टेट पे E2 है। अब ये जो पर्सन है, ये अभी E1 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको। अगर इसका मन हुआ कि इसको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो इसको सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि इसके पास तो कम एनर्जी है, यहाँ पर हायर एनर्जी है। ये एनर्जी तो आपकी इंक्रीज करती है, तो आपकी E2 जो है वो आपका ग्रेटर है E1 से, ठीक है। तो इसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पड़ेगी, E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये होगा, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर भी यही दिखाया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका इस शेल में है, इस शेल से जब ये इस शेल में जा रहा है, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, E2 माइनस E1, ये एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इसने सोचा कि अब इसको वापस आना चाहिए, इस स्टेट से इसको वापस आना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, कुछ जो एनर्जी इसके पास ज़्यादा थी वो इसको लूज करेगा, तभी वो इस स्टेट पे आ पाएगा। तो ये जो कौन सी एनर्जी लूज करेगा, ये भी वही E2 माइनस E1 ही एनर्जी है, लेकिन अब ये एमिट करेगा। इस टाइम पर ये एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था, यहाँ पर ये एमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही दिखाया है कि इस स्टेट, हायर स्टेट से जब ये लोअर स्टेट में आ रहा है, तो ये अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब और एमिट हो रही है, यानी कि यहीं पर ही आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें समझने की है कि ये जो एनर्जी है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रही है, ये कब हो रही है, ये कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन करता ही रहेगा हमेशा। ये क्या हो रहा है कि कभी सडनली उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कहीं से उसको सप्लाई हुई एनर्जी, और उसने क्या किया, वो हायर स्टेट पे चला गया। और कभी वो एनर्जी
अब जब वो हायर स्टेट पे गया, कभी तो उसको अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आना है, तो वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट पर आया। तो ये जो स्टेट हुआ, ये जो आपका स्टेट हुआ, ये आपका एक्साइटेड स्टेट हुआ, ये आपका ग्राउंड स्टेट हुआ। अब जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट जा रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कब हो रहा है? जब उसको एनर्जी सप्लाई या उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ रही है। तो ये तो कंटिन्यूस नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा स्पेक्ट्रम बन रहा है एटम का, वो भी आपका कंटिन्यूस नहीं है। इसीलिए वो हमारा डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो हम अभी हमने पीछे देखा। ये हमने जो पीछे देखा था हमने, ये, तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, ये कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं है, इसीलिए डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है। ओके, तो अब जो है, अब हम देखते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करनी पड़ रही है। ठीक है। तो बोर्स मॉडल ने हमें सबसे पहले एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया, और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, इसने अच्छे से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कितनी एनर्जी एनर्जी जो है सप्लाई हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो किस फॉर्म में होती है, वो हम देखते हैं। तो जब ये जब ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जाता है, ग्राउंड स्टेट से ये आपका ग्राउंड स्टेट से, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में जाता है, या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तब ये कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है? E2 माइनस E1। सपोज मैंने मान लिया कि वो N1 शेल से N2 शेल में जा रहा है, तो N1 शेल की जो है मैम यहाँ पर बना देती हूँ, ये N1 है, यहाँ पर एनर्जी E1 है, यहाँ पर E2 है, तो E2 माइनस E1 हो गया। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये एनर्जी क्या होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये भी आपका प्लैंक्स क्वांटम की तरह, ये भी फोटोग्राफी प्लेट पर अगर करेगा तो लाइन स्पेक्ट्रम छोड़ेगा। ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है, ये फोटोन की फॉर्म में आती है, तो ये क्या आता है? एच न्यू हो गया। ठीक है। तो यानी कि हमारा न्यू हम निकाल सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। हम निकाल सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की या एमिट की है। ठीक है। अगर हम इसी को ही आप लैम्डा की फॉर्म में निकालना चाहते हो, तो हमें पता है न्यू क्या होता है आपका, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं। सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। देयरफॉर आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैं ये इसको नहीं कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा विल बी इक्वल टू HC अपॉन E2 माइनस E1। ठीक है। ये हमारा दूसरी इक्वेशन बन गई। तो हमें पता है H और C की वैल्यू तो हमें पता है, तो उसको हम पुट करके डायरेक्टली हम E2 बाई E1 इसका लैम्डा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताता है कि ईच ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विल प्रोड्यूस अ लाइट ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ। ये देखिए यहाँ पर डेफिनेट वेवलेंथ बना रहा है। जो भी ट्रांजिशन हो रही है, चाहे E2 माइनस E1 में हो रही है तो एक ट्रांजिशन हो रही है, तो वहाँ पर एक तरह का वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ E3, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये E3 माइनस E1 है, तो अगर E3 माइनस E1 है तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू डैश विल बी इक्वल टू E2 E3 माइनस E1 अपॉन एच। यहाँ पर ये आपका न्यू डैश जो है चेंज हो जाएगा जब ये थर्ड स्टेट से ये फर्स्ट स्टेट पे आ रहा है, तब। तो हर जो ट्रांजिशन है उसमें आपकी वेवलेंथ चेंज होगी। अगर मैं फोर्थ से फर्स्ट में आती हूँ तो कितना आएगा, फोर्थ से फर्स्ट में आती हूँ तो भी आपकी लैम्डा जो है समथिंग एल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। हर वेवलेंथ के लिए, हर ट्रांजिशन के लिए एक डिफरेंट वेवलेंथ होता है। ठीक है। ओके। तो यहाँ से हमें पता चला कि हर ट्रांजिशन में अपनी वेवलेंथ क्रिएट होती है। ठीक है। अपना टाइप ऑफ फोटो मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइड्रोजन एटम में इतने नंबर ऑफ लाइंस क्यों हैं। तो आप कंसिडर करो एक हाइड्रोजन एटम,
ठीक है, एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, अब आप उसमें इलेक्ट्रिक आप एनर्जी सप्लाई करते हो। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई करने पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो एक पार्टिकल अगर सपोज वो आपका वन स्टेट में था, के शेल में था, तो कोई जाएगा के से एल में जा रहा है, कोई जा रहा है के से के एल एम एम में जा रहा है, कोई के से एन में जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है जो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब, अपनी कितनी उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की उसके हिसाब से वो अपने एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। अब वो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो एन एन लेवल है वो एन से ये मैं यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई फोर्थ स्टेट में गया, फोर्थ स्टेट से वो ये भी हो सकता है कि वो सीधा फर्स्ट स्टेट में आए, या ये भी हो सकता है फोर्थ से वो सेकंड में आए, या ये भी हो सकता है वो फोर्थ से थर्ड में आए। ऐसे ही जो थर्ड में है वो थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड से सेकंड में भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट में भी आ सकता है, ऐसे भी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, क्योंकि हर हर ये ट्रांजिशन में ये एक ट्रांजिशन है, ये एक ट्रांजिशन है, तो हर ट्रांजिशन में अपनी वेवलेंथ प्रोड्यूस है। यहाँ पर अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा डैश, और यहाँ पर ये लैम्डा डबल डैश हो गया, लाइक इस तरह से। तो इसीलिए हर एनर्जी ट्रांजिशन में डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ बन रही है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ से डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक आपका बहुत अच्छा जो इन्होंने वो बताया एनर्जी शेल्स आपके जनरेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो आपका बताया गया किस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आप फर्स्ट एनर्जी शेल है, तो यहाँ से क्या हुआ, इसका इसको बताने का क्या मतलब है कि यहाँ से एन जो है एन पार्टिकल जो है, कोई अगर सेवन स्टेट पे गया होगा, वो सेवन स्टेट से फिर फर्स्ट स्टेट में आ रहा है, फिर वो सिक्स में भी गया, सिक्स से वो सीधा फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ जो फिफ्थ में गया वो सीधा फर्स्ट में आ रहा है। तो जो आपके हायर एक्साइटेड स्टेट से वो जो सीधा आपके फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, तो वो जिस टाइप की सीरीज बनाते हैं वो आपका होता है लाइमन सीरीज। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये आपका लाइमन सीरीज है। मतलब आपका एन आपका कुछ भी हो सकता है हायर स्टेट से, कोई भी हायर स्टेट से अगर वो सीधा फर्स्ट स्टेट में आता है तो वो लाइमन सीरीज बनाता है। और ये लाइमन सीरीज जो होता है आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। ठीक है, यहाँ पर ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, ये अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है ये। ठीक है, अब उसी तरह से अगर कोई हायर स्टेट पे गया है, हायर स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल पे गया है, जैसे सेवन पे गया, लेकिन वो सेवन से सेकंड पे आया ना कि फर्स्ट पे नहीं आया, सेकंड पे आया, तो जो भी ऊपर वाले एनर्जी हायर स्टेट वाली एनर्जी है वो आपकी नीचे जब आती है, तो अगर वो सेकंड शेल में आकर ड्रॉप होती है तो उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। और ये जो बामर सीरीज होती है ये आपकी विजिबल रेंज में आती है, इसकी जो वेवलेंथ है आपकी विजिबल रेंज में आती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर हायर स्टेट से ये थर्ड स्टेट में आते हैं सारे, कोई भी हायर स्टेट हो लेकिन ये थर्ड स्टेट में रहे, तो ये पैशन सीरीज बना रहे हैं। तो पैशन सीरीज ये आपका इंफ्रारेड रेज में आता है। ठीक है, ये इंफ्रारेड है, दिस इज इंफ्रारेड। उसके बाद ब्रैकेट जो कि आपका फोर्थ स्टेट फर्स्ट ये आपका आ रहा है, फोर्थ स्टेट में आ रहा है, हायर स्टेट से फोर्थ स्टेट में आ रहा है, तो ये ब्रैकेट सीरीज। और इसके बाद एक और होता है जो आपका फिफ्थ सीरीज में आता है, ये आता है आपका इस तरह से। तो वो हो जाएगा आपका, ये फिफ्थ स्टेट में आ रहा है, ये नहीं, ये इस तरह से। तो ये फिफ्थ स्टेट में आ रहा है तो वो आपका फंड सीरीज बन जाएगा। तो ये तीनों जो है आपके इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सीरीज बन रही है। तो क्या सीरीज बन रही है आपकी, लाइमन सीरीज जो है, एन आपका जो है फ्रॉम, एन कहाँ से जा रहा है, एन फ्रॉम टू थ्री फोर फाइव, हायर एनी हायर स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहा है, एन इक्वल्स टू वन पे जा रहा है, तो आपका लाइमन सीरीज बन रहा है। अगर बामर सीरीज क्या बन रहा है, एन आपका थ्री फोर फाइव सिक्स, लाइक हायर एनी हायर सीरीज से एन कहाँ पर आ रहा है, एन टू आपका टू पे आ रहा है,
ठीक है, N1 आपका ये है, N2 आपका ये है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो ये आपकी पामर सीरीज बन रही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सब। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला आता है आपका, कितने नंबर ऑफ इमिशन लाइंस बन रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है आपका। अगर मैं मान लेती हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स है जम्प्स फ्रॉम N2 लेवल से N1 लेवल पर आ रहे हैं, N2 लेवल से टू N1 लेवल पर आ रहे हैं, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2 - N1 इंटू N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये है आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका N2 है, फिफ्थ लेवल पर है, N2 आपका 5 है और N1 जो है आपका 1 है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बन जाएंगे, 5 - 1 इंटू 5 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये जगह 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है। तो वो नंबर लाइंस पे कैसे बनेंगी, पहला 5 जो है फिफ्थ लेवल वाला, N2 वाला पहले कहाँ 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 जा सकता है, या तो वो 4 पे जाएगा, या 5 आपका 3 पे जाएगा, या 5 से वो 2 पे जाएगा, या 5 से 1 पे जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, फोर्थ लेवल वाला कहाँ जाएगा, या तो वो 3 पे जाएगा फोर्थ वाला, या फिर 2 पे जाएगा, या फोर्थ वाला 1 पे जाएगा। फिर आता है थर्ड, थर्ड वाला या तो 2 पे जाएगा, या 3 आपका 1 पे जाएगा। और उसके बाद आता है 2, 2 लेवल से वो या तो 1 पे जाएगा। तो कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बन गए हमारे 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला था। तो बोहर ने इसी मॉडल के बेसिस पर उन्होंने ये जो एनर्जी जो है हर ऑर्बिट में कितनी होनी चाहिए वो उन्होंने फाइंड आउट किया। उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन है आपका En = -RH/1/n² वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड ऑल। एंड RH आपका जो है वो है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है एक्चुअली इज 2π² m e⁴ डिवाइडेड बाय h²। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हमारा जो इक्वेशन बन जाता है वो बन जाता है En = 2π² me⁴/h² तो ये हमारा एनर्जी लेवल का फॉर्मूला बन जाता है। और अगर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर एम ई और एच की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एन। ठीक है, तो ई एन हमारा आ जाएगा, ई एन जो है वो फाइनली आ रहा है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n²। ये है आपका जूल्स पर एटम। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, सॉरी -19 जूल्स। तो आपका ये आ जाएगा, आप इसमें पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ई एन हो जाएगा आपका 13.595 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ये आपका जूल्स में आ गया। ठीक है, आप इस इक्वेशन को याद रखिए। और ये आप किलो जूल्स में निकाल सकते हैं, तो आप वही आप डिवाइडेड बाय इसको 1000 कर सकते हैं, सॉरी किलो जूल्स पर मोल में निकालना है। तो किलो जूल्स पर मोल में आपका क्या हो जाएगा, ई एन जो है हो जाएगा -1311.8 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। तो ये आपका किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है, ये 3 वैल्यूज को आपको याद रखिए।
जूल्स पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल्स पर एटम। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन जो है एनर्जी लेवल के लिए। और एक और चीज़ जो इन्होंने बताई कि जो एन की वैल्यू है वो 1 2 3 है, तो जो स्टेशनरी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस भी स्टेट में है, जो भी उसका स्टेशनरी स्टेट है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर आप एनर्जी शेल्स की जो एनर्जी लेवल जो एनर्जी है उसकी एक्सप्रेशन को लर्न कर लीजिए। हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो भी लिख लीजिए। ए एन हो जाएगा आपका इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड आपको पता है, आपको ये इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमने अगर हीलियम आयन ले लिया तो क्या आएगा, हीलियम +1 चार्ज, जेड आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम, जैसे अगर लिथियम आयन है, लिथियम प्लस चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका जेड आपका 3 हो जाएगा, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो बस आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एन नहीं लिखते आप इधर लिखिए, ताकि आपको ये लर्न हो जाए। जहाँ पर ये एन स्क्वायर है उसके साथ आपको जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। सिर्फ जहाँ पर भी एन स्क्वायर है उसके आप उसमें जेड स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द एनर्जी expression for the ions having the same hydrogen like structure। तो एक क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा, ई एन जो है आपका, ई एन मैं जूल की फॉर्म में लिख रही हूँ, इट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल्स पर एटम। यही हमने एक्सप्रेशन देखा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं ये एक नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव चार्ज का। तो एक सीधी सी बात ये है कि आप समझ लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो अगर वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उसका जो अफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो अफेक्ट है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत कम हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा फॉर यहाँ के लिए। ठीक है, अगर जबकि वो यहाँ पर होगा तो उस जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, और जितना वो दूर रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका इन्फ्लुएंस जो है न्यूक्लियस का, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक टाइम आएगा जब जब बिल्कुल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूक्लियस का जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एनर्जी जो होगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। यानी यहाँ से दिख रहा है हमको कि जो एनर्जी है आपकी हायर स्टेट से लोअर की तरफ जा रही है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव लिया गया है। एक और चीज़ भी है, डेटा से भी इन्होंने फाइंड आउट किया है। देखिए, डेटा से भी पता चल रहा है जो एनर्जी है फर्स्ट शेल में इतना है, सेकंड शेल में ये इतना है, तो इससे पता चल रहा है कि आपका एनर्जी जो है, तो ये आपकी एनर्जी है। यहाँ से पता चल रहा है कि आप E2 माइनस E1 करेंगे तो आपके डिफरेंसेस देखते जाइए, तो डिफरेंसेस आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंसेस कम होते जाएंगे, मतलब एक टाइम के बाद जीरो होगा। देखिए डिफरेंसेस इनके कम हो रहे हैं, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, लाइक ये आप डिफरेंसेस इसके बहुत कम होते जाएंगे, जिससे पता चल रहा है कि जो है आपका एनर्जी जो है सक्सेसिव एनर्जी लेवल जो है डिक्रीज कर रहा है। तो एनर्जी आपकी डिक्रीज कर रही है, तो इसीलिए आपका ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का यही इसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस को कैलकुलेट किया गया, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है वो कैलकुलेट किया गया। तो वो आया आपका आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू जेड। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आया, आर एन जो आया वो आया ए नॉट एन स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर रेडियस। अगर आपका z, क्योंकि इस केस के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, z आपका 1 है, इसमें z1 पुट किया गया तो ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, और ए एन नॉट जो आया आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन नॉट, इट इज 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये
ए नॉट की वैल्यू आई। तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। तो जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है उसका जो रेडियस होता है वो आपका बोर्स रेडियस माना जाता है। यानी कि जब n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो आर एन की जो वैल्यू आएगी, तो आर एन कितना आएगा, ये 52.9 पिकोमीटर। तो यही है आपका बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस फॉर बोर रेडियस। तो इसकी वैल्यू जो है अब आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस आपका 52.9 है। अगर आपका n इक्वल्स टू 2 है तो आप इसके लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा आर एन हो जाएगा आपका आर टू हो जाएगा। इट इज़ 52.9 इंटू 0.9 इंटू टू स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका 211.6 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम इसको थर्ड फोर्थ यानी ऑर्बिट के लिए निकाल सकते हैं। और यही जो है आपका, अगर हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर के लिए है तो आर एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए है, हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए है बोर रेडियस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है आपका, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इसमें अगर रेडियस की वैल्यू आप रेडियस का जो फॉर्मूला वो पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा v जो आता है इज 2.19 इंटू 10⁻6 z डिवाइडेड बाय n मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वी एन जो है इट इज़ वी नॉट इंटू जेड अपॉन एन। वी नॉट की क्या वैल्यू, यही वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है वी नॉट इज 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट करते हैं, वो आपका डिपेंड करता है कि वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहे हैं या अगर आपका हायर स्टेट से लोअर स्टेट आ रहा है तो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, और लोअर स्टेट से हायर स्टेट जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ई जो है हमारा होता है ई एफ माइनस ई आई। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे आया। ठीक है, फॉर्मूला उसका कैसे आया। तो ई एफ हमें पता है, अभी हमने देखा पिछले तो थोड़ी देर पहले कि ई एफ ई जो होता है वो उसकी वैल्यू हमने निकाली आर एच अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ई फाइनल के लिए हो जाएगा माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। तो ये इसका फाइनली आएगा आंसर, ये आ जाएगा आर एच इक्वल्स टू 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। ठीक है, तो और ये जो आर एच है ये फाइनली हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी 2.18 इंटू 10 थी। हमें आर एच की वैल्यू पता है -18 जूल्स इंटू 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम जो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है हमारी डेल्टा ई अपॉन एच, और ये आपका डेल्टा ई है दिस होल वन। तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ एच से, तो 2.18 इंटू 10⁻−18 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल्स पर सेकेंड इंटू 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। तो ये हमारा जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/n एफ स्क्वायर। और अगर आप तो ये हम यहाँ से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल चीज़ जानने की है, अगर इन केस ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है? जब जो फाइनल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर रहा है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, तो जो एन ऊपर से नीचे, सॉरी, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी फाइनल स्टेट जो है, जो हायर नंबर ऑफ शेल्स हो जाते हैं, यानी एन एफ आपका ग्रेटर होगा, एन आई आपका स्मॉलर होगा। तो उस केस के लिए है, जो आपका जो टर्म होगा 1/n आई स्क्वायर माइनस 1/एफ स्क्वायर है, ये आपका पॉजिटिव टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई भी पॉजिटिव बन जाएगा, डेल्टा ई भी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है आपका? स्पेलिंग ठीक कर दो, एमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है आपका? जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, मतलब फाइनल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, एन एफ जो होता है आपका छोटा होता है, एन आई आपका बड़ा होता है। फाइनल स्टेट आपका नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ शेल है, मतलब आपका 2 से अगर 1 में आ रहा है, ठीक है, तो जो फाइनल स्टेट है वो क्या है आपका छोटा है, और इनिशियल स्टेट जो है वो आपका बड़ा है। ठीक है, एन आई आपका 2 है, एन एफ आपका 1 है। तो इस केस के लिए जो होता है, ये वाली टर्म जो हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगी तो डेल्टा ई भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एमिशन स्पेक्ट्रम है या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ओके, तो और एक टॉपिक रह गया हमारा, वो हम देख लेते हैं। वो है आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है? ये होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन completely from atom so as to convert it into positive ion। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये कब होता है? जब आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो तो n1 है, और ये जंप कर रहा है इन्फिनिटी स्टेट में, यानी कि n इक्वल्स टू 1 से ये जा रहा है n इक्वल्स टू इन्फिनिटी स्टेट, तो तब आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करेंगे ई एन, तो ये हमारा जो फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। दिस इज जूल्स पर एटम। ठीक है, जूल पर एटम है। और अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ई एन विल बी इक्वल टू दिस सेम, -2.18 इंटू 10⁻18। और ई इन्फिनिटी क्या होगा आपका? ई इन्फिनिटी तो ज़ीरो होगा, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई एन विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻18। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स पर एटम। अब आप ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये, और हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए क्या हो जाएगा, आयंस के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए ये हो जाएगा, जैसे ई एन है, ई एन का फॉर्मूला हो जाता है -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसमें हम जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे अगर हीलियम +2 है तो जेड आपका 2 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कैलकुलेशंस आएंगी। ठीक है, तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनली हम इसको निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि वो हो जाएगा आपका ई एन क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन ये एन तो 1 ही है, तो इसको ये हो जाएगा 4। मैं इसको, ये हम लिख सकते हैं 4 इंटू दिस एनर्जी, 4 इंटू दिस आयनाइजेशन एनर्जी, ये दिस आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी आई ई। ठीक है, और तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन क्या हो जाएगा, 4 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस।
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 × 2.18 × 10⁻−18 जूल्स पर एटम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जगह 8 2 4 8 32 4 5 6 7 और 4 2 8 8.70 × 10⁻⁹ जूल्स पर -18 जूल पर एटम। तो इस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए इसकी जो कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।